तो आज हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत के विशाल मैदान को जो है, सबसे पहले इसको देखिए कि इसको दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में एक संरचना, इसका विभाजन जो है दो प्रकार से करेंगे, एक संरचनात्मक विभाजन और दूसरा हम लोग करेंगे प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, संरचनात्मक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन। तो देखिए, संरचनात्मक विभाजन में हम इसका भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र और डेल्टा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कौन कौन? भावर, तराई, खादर, सॉरी बांगर, खादर और डेल्टा। एक होता है प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजन में देखिए कि इसमें इसका जो है प्रदेश के आधार पर इसको हम लोग बांटते हैं। जैसे राजस्थान का मैदान उत्तर भारत का, एक है पंजाब और हिमालय का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा के मैदान को भी तीन भाग में, उत्तर, मध्य और निम्न गंगा का मैदान, एक ब्रह्मपुत्र या असम के मैदान के नाम से जानते हैं। तो एक प्रादेशिक विभाजन हो गया, और एक जो है संरचनात्मक विभाजन। तो संरचनात्मक विभाजन को जो है, आइए पहले समझते हैं इसको कि होता है क्या। तो संरचनात्मक विभाजन में इसका पहले देखिए, ये जो एरिया हम लोग देख रहे हैं, ये जो बना हुआ ग्राफ है, ये हिमालय पर्वत है। किसका है? हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत जो है, जैसे हिमालय पर्वत का कुछ इससे टूटते होंगे, जो पत्थर टूटते होंगे वो नीचे उतरकर सबसे पहले इसे गिरिपद एरिया में आते होंगे। तो ये जो देख रहे हैं बड़े बड़े जो पत्थर दिख रहा है आपको, तो ये पत्थर जो होता है, ये पत्थर सबसे पहले यहीं पे हिमालय के तराई क्षेत्रों में जो है ये स्थित होता है। तो इसके कारण क्या है कि बड़े बड़े पत्थर है, तो इसके नीचे जगह खाली रहेगा। तो वैसी परिस्थिति में क्या है कि जो हिमालय से नदियां निकल रही होती है, इसमें आके अदृश्य हो जाती है, क्योंकि इसे नीचे जगह मिल जाता है बहने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये भावर क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? भावर। ये नदियों के लिए अदृश्य है। दूसरा होता है, जैसे ही नदी, अब भावर क्षेत्र खत्म होता है तो जहां नदियां पुनः प्रकट होती है वहीं पर भावर क्षेत्र खत्म होता है, और उसके बाद कौन सा क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है? तराई क्षेत्र। यहाँ पर देखिए चीका युक्त मिट्टी रहता है, दलदली भूमि होती है इसमें। ठीक है, दलदली भूमि होती है, तो ये तराई क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर पानी जमा हुआ होता है। ठीक है, जैसे देखिए बिहार के एरिया में देखिए, जहां पे अभी मखाना बोर्ड बना है, तो ये सब पानी वाला एरिया है, तो ये तराई क्षेत्र का ही विस्तार है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा? बांगर क्षेत्र। तो बांगर क्षेत्र जो होता है, और बांगर जो होता है जहां अभिषेक क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्र, जहां पर नदियां प्रत्येक वर्ष अपनी पानी नहीं पहुंचा पाता, अपना जल नहीं पहुंचा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा होता है। ठीक है, दोनों तरफ देखिए ऊंचा। और एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे नदी जो है हर साल बाढ़ के पानी पहुंचा देता है, उसको हम लोग कौन सा क्षेत्र कहेंगे? खादर क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र होगा? खादर क्षेत्र। और फिर नदियां जो है अंत में समुद्र में मिल जाती है, तो वहां पर जो है एक समुद्र में जो है स्थल का निर्माण कर देती है, जिसको क्या कहते हैं? डेल्टा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका संरचनात्मक विभाजन देखें, और फिर प्रादेशिक विभाजन हम इसका आगे पढ़ेंगे। तो संरचनात्मक विभाजन में भी अब चलिए एक एक करके जो है भावर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा का विस्तृत रूप पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भावर क्षेत्र में चलते हैं। कौन सा क्षेत्र में? भावर। तो भावर क्षेत्र का सबसे बड़ा चीज है कि ये देखिए विस्तार कहाँ है, तो शिवालिक के गिरिपद में सिंधु से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। मतलब ये देखिए, यहाँ से सिंधु नदी बहती है, हम लोग जान रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है एक नदी है तीस्ता, जो किसके सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये जो शिवालिक पहाड़ियां होती है, इसी के गिरिपद में जो है ये किसका विस्तार है? शिवालिक। शिवालिक के गिरिपद में कौन सा? भावर का मैदान। तो ये भावर का मैदान है। तो ये क्षेत्र में नदियां क्या होगा? विलुप्त रहेगी। ठीक है, नदियां क्या रहेगी? विलुप्त होगी। तो इसका चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई जो है लगभग मतलब 8 से जो है 10 किलोमीटर के बीच में ये चौड़ा है। ये चौड़ाई कितना है? 8 से 10 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए पत्थल है, तो पत्थल रहने पर जो है पत्थल पर खेती तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें क्या रहेगा? तो कंकर रहेगा, पत्थर रहेगा, बजरी रहेगा, और नदियां यहाँ पर क्या रहेगा? अदृश्य रहेगा। तो कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि होता है, ये याद रहेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और हो जाए कि पूरे मतलब पूरे जो है, अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर भारत के मैदान जो है, इसकी लंबाई कितना माना जाता है? तो लगभग पूरे उत्तर भारत के मैदान की लंबाई जो है 3200 किलोमीटर माना जाता है। कितना? 3200 किलोमीटर। याद कर लीजिए, कितना किलोमीटर? 3200 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, और
अब यहाँ पर हम लोग भाबर देख लिए, अब देखते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र बताए थे कि ये क्या है, यहीं पर जो है तुरंत जहाँ नदियां प्रकट होगी दोबारा, ये सब जो नदियां आती है हिमालय से निकलने वाली नदियां, तो यहाँ पर जो है जो नदियां प्रकट होगी, तो ये जो नदियां हैं, यही नदियां मतलब यहाँ जो सॉरी ये नदियां जहां निकल रही है, तो यहीं पर जो है कौन सा एरिया कहलाएगा, तराई क्षेत्र। तराई का औसत चौड़ाई कितना है, 10 से 20 किलोमीटर। और भावर, ये भावर के दक्षिण में स्थित होगा, ये दलदली क्षेत्र होगा, ठीक है। यहाँ नदियां पुनः प्रकट होती है, जिसके कारण हमेशा नमी बनी रहती है। इसमें कि इसका खेती होता है, प्रधानता होता है गन्ने की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता है, क्योंकि इधर बारिश अधिक होता है, ठीक है। देख रहे हैं मशीन मेघालय, चेरापूंजी, ये सब जो है कितने वर्षा वाले क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जो है वर्षा अधिक होता है, इस क्षेत्र में कम होता है। तो इधर जो है तराई का विस्तार ज्यादा होगा, इधर तराई का विस्तार कम होगा। ये कहने का मतलब यही है। इतना याद रखिए, इतना में ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद देखिए बांगर क्षेत्र। तो अब बांगर क्षेत्र के बारे में क्या है कि यहाँ पर देखिए कि ये उत्तर मैदान की उच्च भूमि होती है, थोड़ा सा जो है मैदान से जो है थोड़ा सा ऊंचा रहता है, ठीक है। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, जो उत्तर भारत के विशालतम भाग पर स्थित है, ठीक है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो इसका विस्तार जो है पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक है, पंजाब से उत्तर प्रदेश तक। इसमें जो है शुष्क क्षेत्र में जो है क्षारीय एवं सॉरी लवणीय एवं क्षारीय उत्फुलन देखे जाते हैं। देखते होंगे कि पूरे तरीके से जो है ना, कहीं कहीं हम लोग खेत की जुताई नहीं करते हैं, तो कुछ जो है भूसी जैसा निकलता है बाहर, तो उसी को जो है ना मतलब जो है ये लवण और क्षार तत्वों का जो है ऊपर आने लगता है, जिसको रेह या कलर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कंकर भी पाए जाते हैं, जो बाढ़ से अप्रभावित मतलब अप्रवाहित होता है। कुछ ऐसे भी थोड़ा सा मोटे मोटे पत्थर हो गए, तो बाढ़ के कारण जो है आ गया, तो यहाँ पर रुका हुआ है, तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा बहुत कंकर पाए जाते हैं। भूमिगत जल का जो है स्तर, इसमें गहराई अधिक होता है, क्योंकि अगर ट्यूबवेल लगाइएगा तो गहराई से पानी खींचना पड़ेगा। कृषि हेतु अनुपजाऊ होता है, हालांकि उपजाऊ होता है, लेकिन इसमें सिंचाई वगैरह की व्यवस्था कर दिया जाए तो ये कृषि के लिए बहुत उपजाऊ हो जाता है। फिर बांगर प्रदेश में जो है अपक्षय के कारण ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है, जिससे कंकरीली भूमि मतलब भूमि मिलती है, जिसे क्या कहते हैं, मूढ़ कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि मूढ़ क्या होता है, मूढ़ किससे रिलेटेड है, तो मूढ़ जो है बांगर से रिलेटेड है। ये पहला शब्दावली है, ये सब मूढ़ जो है किससे रिलेटेड है, बांगर से। होता क्या है मूढ़, तो मूड जो होता है कि जैसे बांगर प्रदेश है तो अपक्षय हो रहा है, अपक्षय अपर्दन जान रहे हैं, तो अपक्षय हो रहा है, तो अपक्षय के कारण जो है भूमि के ऊपर की मुलायम जो मिट्टी होती है, ऊपर की मुलायम मिट्टी क्या होता है, ऊपर की मुलायम मिट्टी जो होता है नष्ट हो जाती है अपक्षय के कारण, ठीक है। जिससे जो है कंकरीली भूमि मिलती है, क्या मिलती है, जिससे कंकरीली भूमि मिलती है। और वो ऐसे भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पत्थर मिलना शुरू कर देगा बांगर क्षेत्र में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, तो सॉरी भूड़ कहते हैं। कौन सा, क्या कहते हैं, भूड़, याद रहेगा, ये भूड़ हो गया, क्या कहलाएगा, भूड़, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। रेह कल्लर, रेह कल्लर क्या है, तो मतलब लवणीय और क्षारीय तत्वों का जब ऊपर कृषि आ जाता है, ये खेत की जुताई नहीं होता है तब ये समस्या होता है रेह और कल्लर का, ठीक है। और जहां पर जो है अपक्षय बांगर मिट्टी का अपक्षय हो जाता है, छोटे छोटे मतलब पत्थर बचते हैं, तो क्या कहलाते हैं, भूड़ कहलाते हैं। यहाँ तक याद रखिए, ये दो शब्दावली, रेह और कल्लर, और उसके बाद जो है भूड़ तीसरा। इसके बाद देखिए खादर होता है। तो खादर जो होता है उत्तर भारत की निचली भूमि होती है, क्या होता है, निचली भूमि होती है। और साथ ही साथ जो है ये नवीन मिट्टी भी होता है, नवीन जलोढ़ भी होता है, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी भी होता है। क्योंकि नवीन जलोढ़ होता है, एक कॉप मिट्टी पाई जाती है, कॉप में मतलब जो है छोटे छोटे कण पाए जाएंगे। पंजाब में खादर मिट्टी को जो है बेट कहते हैं, पंजाब में जो है खादर मिट्टी को क्या कहते हैं भैया, तो बेट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे, बेट। पंजाब में खादर मिट्टी को बेट कहते हैं। अब क्या होता है, इसका विस्तार यूपी में है, बिहार में है और पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल, ठीक है। भूमिगत जल स्तर मतलब ऊंची होती है, कृषि हेतु उपजाऊ भूमि होता है। इसमें जो है चीका की अधिकता पाया जाता है, जो नमी धारण करने की क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है।
तो ये हो गया खादर मिट्टी। बस इतना याद रखिए कि पंजाब में खादर मिट्टी को क्या कहते हैं, बेट भूमि। तो बेट भूमि किससे संबंधित है, बेट भूमि जो है किससे संबंधित है, तो खादर मिट्टी, मतलब खादर से। किससे है, खादर से। वहीं पर देखे तो हम लोग कौन सा, मूढ़। तो मूढ़ भूमि किससे संबंधित है, तो बांगर से। ठीक है। उसके बाद हम लोग और क्या देखे थे हम लोग, तो हम लोग देखे थे एक चीज, एक क्या कहते हैं, रेह और कल्लर। ठीक है। तो रेह और कल्लर ये भी किससे संबंधित है, बांगर से। इस तरीके से हो सकता है क्वेश्चन बनाए, तो आप याद करने की कोशिश कीजिए कि ये भी होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद अब होता है डेल्टा। तो डेल्टा क्या है, तो डेल्टा खादर भूमि का विस्तार है। ये निचली गंगा घाटी में पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसमें पुराना और नया पंख और दलदल जो है सम्मिलित होता है। यहाँ पर उच्च भूमि को चार कहते हैं। क्या कहते हैं, चार। जैसे नदियां जो है, अब होता है क्या कि नदियां हिमालय से निकल रही है, जैसे गंगा नदी के बारे में। तो धीरे धीरे पहले युवावस्था में बही, फिर जो है मतलब युवावस्था के बाद जो है फिर आके वयस्क अवस्था हो जाएगा इसमें। उसके बाद जब नदियां जो है समुद्र में प्रवेश करेगी, तो यहाँ पर इसके इसके साथ जो मिट्टी ढोकर ला रहे थे, जो जितने भी पंख जलोढ़ ये सब लेकर ढोकर ला रहे थे, तो कहीं ना कहीं समुद्र में गिराएंगे। कहीं पर एक जो है समुद्र के अंदर जो है एक धरातल बना देते हैं, एक भूमि बना देते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा जो होता है, तो डेल्टा के जो उच्च भूमि होती है, उच्च भूमि जहाँ जो ऊंचा हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चार कहते हैं। क्या कहते हैं, चार। याद रहेगा। अब आगे चलते हैं। अब इसका प्रादेशिक विभाजन हम लोग देखते हैं। प्रादेशिक विभाजन में क्या है, ये चार भागों में होता है। हम देखे थे, पहला पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान। तो पंजाब का मैदान जो है, इसको पंचनद नदी द्वारा निर्मित किया गया है। जो पांच नदी है कौन कौन, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है। भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार है। अब पाकिस्तान में इसका विस्तार ज्यादा है। भारत के पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत बारी और बिस्ता दोआब का क्षेत्र आता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे दोबाब भी बताएंगे। इसमें बारी और बिस्ता दोबाब का क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत आता है, तो ये भारत के पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत, जो कृषि की दृष्टि से भारत का विकसित क्षेत्र है। पंजाब में पुरानी जलोढ़क को जो है बैडलैंड या अनुर्वर भी कहते हैं। पंजाब के पर्वत पादीय मैदान में नदियां के द्वारा जो है अपर्दन से निर्मित भूमि को जो है चौस या चोस कहते हैं, जो होशियारपुर जिला में विस्तृत है। ये ध्यान रखिएगा। ये सब शब्दावली है कि चोस भूमि कहाँ पाया जाता है, किस जगह पे निर्मित होता है। तो इस तरीके से जो है पर्वतपादीय मैदानी क्षेत्र में जो है नदियों द्वारा जो अपर्दन कर दिया जाता है पंजाब में, तो उसको जो है कौन सा भूमि कहते हैं, उसको चौस भूमि कहते हैं। कहते हैं ना कि हम लोग बोलते हैं कि चौस हो गया खेत, तो चौस के मतलब अनुर्वर हो गया है। ठीक है। तो आगे चलते हैं, बैडलैंड भूमि। तो बैडलैंड जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होता है, उसको कौन सा कहते हैं, बैडलैंड भूमि। ये सब शब्दावली है, इस पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद देखिए गंगा के मैदान। तो गंगा के मैदान को हम लोग जब बांटेंगे, तो इसमें सबसे पहले ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा के मैदान। तो ऊपरी गंगा का मैदान जो है, इसमें देखिए कौन कौन सा है, रुहेलखंड का मैदान है एक, जो बरेली के आसपास पाया जाता है। अवध का मैदान है। ठीक है। फिर मध्य गंगा के मैदान में पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, अब बिहार के मैदान। बिहार के मैदान को जो है हम लोग सारण का मैदान, मगध का मैदान, मिथिला का मैदान। ठीक है। इसके बाद हम लोग निम्न गंगा का मैदान देखते हैं, जो पश्चिम बंगाल का मैदान है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के मैदान में जो है निम्न गंगा का मैदान है। ठीक है। अब देखिए अभी जो दो आप बताए थे, तो बिस्टा और बारी जो है पंजाब में है। ये कहाँ पर, भारत के पंजाब में है। ठीक है। बाकी रचना ये सब जो है लगभग जो है थोड़ा सा भारत में भी है, और कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में भी है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि पूछ देता है कि बिस्ता दोआब किन दो नदियों के बीच है। सब क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है, किन दो नदियों में। तो बिस्ता मतलब ब्यास और सतलुज। याद कैसे रखे, बिस्ता लिखा हुआ क्या है, बिस्ता, बिस्त दोआब। ठीक है। बिस्त मतलब बास से ब्यास नदी, ध्यान रखिए। ठीक है। एस से जो है सतलुज नदी। ठीक है, याद रहेगा। बारी, तो बारी मतलब जो है बा से ब्यास नदी, और रा से रावी नदी। ठीक है। रचना दोआब, तो रा से रावी नदी, और चा से चेनाब नदी। याद रखिएगा। चच दोआब, तो चा से जो है चेनाब नदी, जा से जो है झेलम नदी। याद रखिए। फिर सिंधु सागर दोआब, झेलम, चेनाब और सिंधु नदी।
तो इस प्रकार से इसका नाम, इसके जो है दोआब के नाम के आधार पर ही नदियां का नाम निकल जाता है। तो इस आधार पर इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक कंसेप्ट समझिए। रचना, रा से रावी, अचा से चेनाब, बारी ब्यास और रावी के बीच, बिस्ता ब्यास और सतलुज के बीच, इस तरीके से याद रखना है। अब देखिए जो है गंगा के मैदान का विस्तार जो है घग्गर एवं तीस्ता नदी के बीच में है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और जो है पश्चिम बंगाल तक है। इसका रचना जो है अग्रगर्त में हुआ है। आगे जो जैसे अग्रगर्त के रूप में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि ये जो है जब हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हो रहा था उसके पहले क्या होता, भारतीय जो था, भारतीय प्लेटें इसमें टकरा रहे थे। तो ये जो भारतीय प्लेटें हैं ये इसके नीचे चले गए, यूरेशियाई प्लेटों के तो नीचे, तो यहाँ पे जो गर्त बन जाता है, तो उसी को कहते हैं अग्रगर्त। तो ही इसका विस्तार जो कहता है घग्गर और तीस्ता के बीच, जो उत्तर प्रदेश और बिहार पश्चिम बंगाल तक है, इसका निर्माण कैसे, रचना क्या, अग्रगर्त के रूप में हुआ, प्लेटों के जो है धसाव से निर्मित हुआ है। ये कहा जाता है कि ये पूरब से पश्चिम, ये समुद्र से दूरी बढ़ेगी इसमें, ठीक है। अब वर्षा की मात्रा क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर हम लोग ध्यान रखें कि भारत, इस तरीके से भारत का मानचित्र अगर देखें, इस पर समझ में आ जाएगा। तो अगर भारत का मानचित्र हम लोग देखते हैं, छोटा सा मानचित्र बना देते हैं समझने के लिए। इस तरीके से मान के चलिए ये पश्चिम बंगाल का एरिया है, तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक हो, इधर वर्षा की मात्रा क्या होगा, कम होगा। तो समुद्र से दूरी बढ़ेगी तो वर्षा की मात्रा क्या होता है, घटता है। इधर से इधर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या हो रहा है, घट रहा होता है। फिर मध्य गंगा का मैदान, तो बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित एरिया होता है। देखते हैं बिहार में हर साल बाढ़ आ जाता है, ठीक है। इसी में जो है गोखुर झील होता है, पाई जाती है, क्योंकि नदियां जो है विसर्प में बहती है, ठीक है। गंगा के मैदान में प्रमुख गर्त भी है, जैसे पटना के निकट जो है जल्ला। जल्ला कहाँ पर है, पटना के निकट में। पूछ देगा जल्ला क्या है, तो है गर्त भाग होता है। कौन सा भाग होता है, जो उत्तर भारत के विशाल मैदान है उसका गर्त भाग को क्या कहते हैं, जल्ला। तो जल्ला कहाँ पाया जाता है, पटना में। मोकामा के निकट टाल क्षेत्र पाया जाता है। अब पश्चिम बंगाल में बील कहते हैं एक गर्त भाग को, ठीक है। ये शब्दावली है, शब्दावली पर विशेष ध्यान रखिए। टाल क्षेत्र, जल्ला क्षेत्र, बील क्षेत्र। जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिला में जो है पर्वतीय तथा तराई क्षेत्र को जो है दुआर कहते हैं। द्वार भूमि, द्वार, ठीक है, पूर्वा द्वार, ये सब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है जलपाईगुड़ी और कहाँ पे, दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय और तराई क्षेत्र को जो है क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। तो ये मैदानी भाग हो गया, हम लोग गंगा के मैदान के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब ऊपरी गंगा के मैदान का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक है। कहाँ से कहाँ तक, हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक। इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए यमुना नदी, हरिद्वार, ऊपरी गंगा का मैदान, और फिर हरिद्वार गोमती, उसके बाद घग्गर, ये सब चीजें जो है इसमें बना हुआ है। ये नदी का जो है मैप दिया हुआ है, तो एक बार देख लीजिए कि ये सब दोआब क्षेत्र, कौन सा दोआब कहाँ पर है। तो ऊपरी गंगा के मैदान में हम लोग क्या देखे थे, रुहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान और गंगा यमुना का मैदान। फिर जो है मतलब उसी प्रकार से सरयू का मैदान देखेंगे हम लोग, सारण का मैदान होता है, मिथिला का मैदान होता है, ठीक है, मध्य गंगा के मैदान में। और फिर मगध या अंग का मैदान हो गया। और फिर नीचे में आ जाएंगे तो निम्न गंगा में तो बारिंद का मैदान भी कहते हैं, या पश्चिम बंगाल का मैदान, सिंपल ढंग से याद रखिएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं राजस्थान के मैदान की तरफ। राजस्थान का मैदान, तो राजस्थान का इसका विस्तार जो है अरावली से लेकर जो है भारत के पाकिस्तान की सीमा तक है। कहां से कहां तक है, अरावली जैसे भारत का जो है अरावली पर्वतमाला है, और यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा, तो इसके बीच में है। किसका मैदान है, राजस्थान का मैदान का विस्तार है। अब होता है क्या कि यहाँ पर एक सीमा लाइन और बनता है, एक सीमा रेखा और मिलता है यहाँ पर, जो इसको जो है दो भाग में विभाजित करता है। ये पाकिस्तान की सीमा है, पाकिस्तान की सीमा है, और ये अरावली है। कौन सा है, अरावली। तो अब देखिए इसमें जो है एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मिलता है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और अरावली के बीच के जो है, इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा मैदान, अरावली, मतलब जो है राजस्थान के मैदान कहते हैं, ठीक है। इसके पहले, इसके बाद जो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और ये जो है हम लोग देख रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान की सीमा रेखा, तो इसके बीच जो होता है ये थार का मरुस्थल है।
तो हम लोग इस मैदान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कहाँ से? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसे दो भागों में बांटता है। पूर्वी भाग राजस्थान के बांगर क्षेत्र और पश्चिमी भाग थार मरुस्थल। ये पश्चिमी भाग हो गया तो थार मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? थार मरुस्थल। ठीक है, ये थार मरुस्थल। और ये जो होता है कौन सा? बांगर क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र? बांगर क्षेत्र। अब देखिए, बांगर की उर्वर भूमि को रोही कहते हैं। इसमें जो है, जो भूमि मतलब उत्पादन के लिए उर्वर भूमि होता है, उत्पादन के लिए अच्छा होता है, उसको कौन सा भूमि कहते हैं? रोही। ठीक है, रोही के मतलब जो है उपजाऊ भूमि भी होता है। इसमें और क्या पाया जाता है? जिप्सम पाया जाता है, नमक का भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। सांभर झील जो भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय झील है खारे पानी की, लूनी प्रमुख नदी है इसमें। ठीक है, यहाँ पर सांभर झील पाए जाते हैं, जो सबसे बड़ा जो है अंतरस्थलीय खारे पानी का झील है। ये बालसन, दो चीज होता है, एक बालसन होता है, एक पलाया, दो को संरचना होता है। तो अगर पहाड़ ऐसा झील बन जाए, जैसे इधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, तब बीच में झील बन जाए। ठीक है, तो पहाड़ियों से घिरे अधिक केंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को हम लोग क्या कहते हैं? बालसन। जैसे सांबर जो है किसका उदाहरण है? बालसन का उदाहरण है। तो बालसन में होता है पहाड़ियों से घिरा हुआ गर्त, मतलब झील होता है। एक होता है पलाया। तो पलाया क्या होता है? बालू से घिरा हुआ होता है। किससे? इधर बालू के टीलों से घिरा होता है। तो उससे जो झिला हुआ मतलब घिरा हुआ झील बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। जैसे चौरस तथा प्रवाहित द्रोणियों वाले छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। जैसे डिडवाना झील, कुचामन झील, सरगोल झील, ये सब किसका उदाहरण है? पलाया का उदाहरण है। रेतीले टीले और बरखान भी पाए जाते हैं। ये सब जो हम लोग टोपोग्राफी में पढ़ेंगे, बलुका स्तूपों से ढका रहता है। तो इसमें याद रखिएगा, बालसन क्षेत्र, पलाया क्षेत्र, बालसन पहाड़ी से घिरे हुए झील होता है, बालसन होता है। और बालू बालू से घिरे हुए जो झील होते हैं उसको क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। रोही भूमि, जो रोही भूमि ऐसे और उपजाऊ भूमि कहते हैं, और कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के मैदान में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान के मैदान को हम लोग दो भाग में बांटे थे। कौन सा? अरावली और पाकिस्तान की सीमा के बीच में एक कौन सा लाइन लिए थे? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और अरावली के बीच के क्षेत्र को हम लोग कौन कहते हैं? बांगर क्षेत्र। यही मतलब जो है राजस्थान का मैदान है, यहाँ पर कृषि वगैरह का कार्य हो जाते हैं। और इधर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पश्चिम, मतलब कहाँ तक? पाकिस्तान की सीमा तक जाएगा, तो ये थार मरुस्थल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ब्रह्मपुत्रा का मैदान। तो ब्रह्मपुत्रा का मैदान जो है, ब्रह्मपुत्रा में उसकी सहायक नदियों द्वारा अववाहित क्षेत्र होता है। ठीक है, यह दक्षिण पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देखते हैं इस तरीके से, तो यहाँ से जो है अरुणाचल मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी आती है। तो इसका यही आ रहा है कि दक्षिण पश्चिम की ओर जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ है, तो इधर ही आ रहा है। ठीक है, यह मन ढाल होने के कारण ब्रह्मपुत्रा नदी जो होता है गुम्फित होकर बहती है। मतलब ढाल बहुत ज्यादा तीव्र नहीं है, तो ये गुम्फित होकर बहती है, जिससे नदियां जो है द्वीपों का निर्माण करती है। जैसे माजुली द्वीप, माजुली द्वीप है असम में, जानते हैं, ये विश्व की सबसे बड़ा द्वीप है। उमानंद, उमानंदा जो है, उमानंदा विश्व की सबसे छोटी जो है नदी द्वीप है। ये भी किस पे है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही है। तो ध्यान रखिएगा, माजुली द्वीप सबसे बड़ी नदी द्वीप है, और सबसे छोटी नदी द्वीप कौन सा है? उमानंदा। किस पर है? ये भी ब्रह्मपुत्रा द्वीप। असम के किनारे का ढाल खड़ा है, परंतु दक्षिणी किनारे का ढाल जो है मेघालय की तरफ मंद है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित शंकुओं के निर्माण से जो है प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण जो है गोखुर झील, डलदल और तराई क्षेत्र बनते हैं। तो यहाँ पर भी जो गोखुर झील बन जाते हैं, तराई क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। ये सब ध्यान में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल तो हम लोग देखे थे कि अगर जो पाकिस्तान के पाकिस्तान का जो है सीमा रेखा देखे थे, और उसके बाद आरावली पर्वतमाला देखे थे। ठीक है, आरावली पर्वतमाला। यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे? तो यहाँ पर देखे थे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेमी समवर्षा रेखा। जब 25 सेमी समवर्षा रेखा देखे थे, तो इनके बीच में जो हम लोग देखे थे थार मरुस्थल देखे थे भारतीय। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा से 25 सेंटीमीटर इससे कम वाले वर्षा का क्षेत्र को जो है ये इसमें वर्गीकृत किया गया है। लेकिन ये विश्व ये मरुस्थल, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व थार मरुस्थल है विश्व का।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? थार मरुस्थल में, मरुस्थल वाले क्षेत्र में कहेगा तो, ठीक है। विस्तार इसका अरावली के जो है उत्तर पश्चिम में, यह मरुस्थल का अधिकांश राजस्थान एवं गुजरात, हरियाणा, पंजाब में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ है? तो राजस्थान में है, गुजरात में, हरियाणा में। ढाल के आधार पर दो भागों में इसको बांटा जाता है, एक उत्तरी भाग, एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग जो है तो पंजाब की ओर, मतलब जो है सिंध पाकिस्तान में जो है ये सिंध प्रांत की ओर है। तो देखते हैं उत्तरी ढाल इसका किधर है? पंजाब की ओर है। और दक्षिण भाग जो होता है इसका ढाल जो है कच्छ की रण की ओर होता है। जैसे लूनी, देखिए लूनी नदी जो है प्रभावित किधर हो रही है? तो लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण की तरफ हो रही है। अब बहुत सारे जो है हम लोग देखते हैं चंबल, सिंध, बेतवा नदी, ये सब जो है तो वो उत्तर की ओर। तो इस आधार पर वहां पर ध्यान रखिएगा कि इसका ढाल दो तरफ है, एक उत्तर तरफ है, एक दक्षिण तरफ है, और बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ है। तो इधर से उत्तर भी नदियां बहती है, दक्षिण भी नदियां बहती है। इसे सफेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नमकीन दलदल से ये निर्मित होती है। तो हम लोग इस तरीके से जो है ये उत्तर भारत के विशाल मैदान को कंप्लीट किए। ध्यान रखिएगा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें कुछ कुछ शब्दावली है, जैसे रे हो गया, कल्लर हो गया, रोही हो गया, ये सब पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब शब्दियाँ, जैसे जल्ला, पटना के निकट जल्ला है, ठीक है, बील है, ये सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, ये सब पर ज़्यादा। अब बाकी तो हम लोग जानते हैं भाबर, तराई, भाबर हो गया, तराई हो गया, खादर हो गया, बांगर हो गया, डेल्टा हो गया, ये सब पर हम लोग जान ही रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपका जो है उत्तर भारत के विशाल का मैदान कंप्लीट हो गया। इस पर आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन बनेगा। चलिए, धन्यवाद।